हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बैच के सीरीज चल रहा है जिसमें प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। और पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इसमें मैंने आपसे चर्चा किया था कि इतिहास क्या है, इतिहास के कालक्रम के बारे में मैंने बताया था कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही मैंने बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था, मुद्रा शास्त्र, अभिलेख शास्त्र, पुरालिपि विद्या, अभिलेख विद्या, इन तमाम बातों का चर्चा मैंने आप लोगों के बीच किया था। साथ ही कुछ अभिलेख के बारे में मैंने चर्चा किया था और उस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया था। दोस्तों मैंने बताया था कि कुछ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से यात्री हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, उसके बारे में फैक्ट्स जानना जरूरी है। तो आइए, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में पहले विदेशी यात्री हैं फाहियान। फाहियान जो भारत में उनका जो कार्यकाल था दोस्तों, भारत में जो समय उन्होंने बिताया वो 399 से 414 ईस्वी तक का समय भारत में उन्होंने बिताया। और फाहियान जो थे वो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे। चूँकि ये फाहियान इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है चूँकि ये पहले चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। सवाल ये उठता है कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि जो फाहियान थे वो किसके समय में भारत की यात्रा किए थे, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनके अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ थी। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि गुप्त काल के समय जो वस्तु विनिमय का माध्यम था वो कौड़ियाँ था। जैसे आज हम लोग पैसा होता है, मुद्रा होता है, सिक्के होते हैं, ठीक उसी तरह कौड़ियाँ का माध्यम था उस समय वस्तु विनिमय का। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, जिसे राजमहल भी कहा जाता है, को देव निर्मित बताया है। फाहियान ने बताया कि जो चंद्रगुप्त का जो राजमहल था वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो देव निर्मित हो, देवताओं ने उसका निर्माण किया हो। तो फाहियान से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वो पहले चीनी यात्री थे, 399 से 414 ईस्वी तक वे भारत में रहे थे। और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय वो भारत आए हुए थे, है ना। गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों को बताया था। साथ ही उन्होंने चंद्रगुप्त के राजमहल को देव निर्मित बताया था। अगला जो यात्री है दोस्तों वह है ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत रहते हैं। ये भी एक चीनी यात्री रहते हैं। और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत है उसका वर्णन सी यू की नामक पुस्तक में किए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन देता है कि ह्वेनसांग अपने यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किस में किए हैं, तो सी यू की या सी यू की के लेखक कौन हैं, तो ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय भारत आया। ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इन्होंने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। जो ह्वेनसांग हैं उन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। मतलब ह्वेनसांग को 3 नामों से पुकारा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित। तो ये तीनों में से कोई भी एक नाम दे देगा, बोलेगा कि नीति का पंडित किसे कहा जाता है या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, किस विदेशी यात्री को शाक्य मुनि कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ह्वेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किए थे। सवाल ये पूछ देता है कि ह्वेनसांग भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में किए थे। तीसरे जो यात्री हैं दोस्तों इत्सिंग, ये भी एक चीनी बौद्ध यात्री थे और ये 673 से 675 ईस्वी में भारत में रहे थे और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। मतलब ये भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट के रूप में, एक छात्र के रूप में यहाँ रहे थे। एक यात्री और आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। ये मोरक्को यात्री थे और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। और तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। जो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक
थे वो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि रेहला निम्न में से किसके यात्रा वृत्तांत है, उसमें ऑप्शन विदेशी यात्रियों का दे देगा तो आपका आंसर होगा इब्न बतूता। तो ये आपके विदेशी यात्री 4 विदेशी यात्री है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्व रखता है और इसे हम लोग को जानकारी में रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट में हमने लिखा है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसमें नीचे ऑप्शन में 3-4 मंत्रालय आपको दे देगा, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखेंगे। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। महाभारत का जो पहला वर्णन जो है, पहला उल्लेख है, सो कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृहसूत्र में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बराबर एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? तो अल बरूनी ने किया था। किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया गया था? तो अरबी भाषा में किया गया था। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया। जो चीनी यात्री थे वो अपनी यात्रा में जब आए थे तो यात्रा वृत्तांत जब उन्होंने किया तो भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया और वह शब्द था इंतु। मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का वर्णन मिलता है। पांड्य राज्य, ध्यान देंगे, मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की यात्रा किया था। तो मार्को पोलो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन से यात्री पांड्य राज्य की यात्रा किए थे? तो मार्को पोलो। तो दोस्तों ये प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पाषाण काल लेकर आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा, तो हम देखेंगे कि पाषाण काल से क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और पाषाण काल से किन किन बातों को एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से हमको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर उस क्वेश्चन से आए तो एग्जामिनेशन में ना छूटे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो का अपलोड यहाँ पे हो, जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे तक वीडियो आपको मिल जाएगा। आपकी शुरुआत जो है वो वीडियो के साथ होगा, ताकि आप दिन में कभी भी 24 घंटे के अंदर उस वीडियो को आप एक बार देख लें, समझ लें, और ताकि अगले दिन की पढ़ाई अच्छी तरीके से किया जाए। तो दोस्तों ये था आपका प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कंप्लीट होता है। मैं अगले दिन पुनः नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोग के बीच उपस्थित रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।